बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसने कहना बच्चों? वालेकुम सलाम। हाँ, वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी। आज हमने मेरे बेटे पढ़ना है क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे कुछ चीजें बता दूं कि इससे पहले मैंने पढ़ाया है फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन तब करते हैं जब किसी सॉलिड को लिक्विड से अलहदा करना हो और वो सॉलिड लिक्विड में सॉल्युबल ना हो। और क्रिस्टलाइजेशन हमने तब करनी है जब सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो। अच्छा, जिनके पीछे आवाज आ रही है वो खुद को म्यूट करने चाहे। तो फजर फातिमा, फिल्ट्रेशन कब करनी थी? जब सॉलिड लिक्विड में हल नहीं था हो रहा। मेरे बेटे, क्रिस्टलाइजेशन कब करनी है? जब सॉलिड लिक्विड में हल हो रहा हो। याद रहेगी बात के नहीं? जी। हाँ, दोनों टेक्निक में एक सिमिलैरिटी है। वो क्या है कि दोनों ही टेक्निक में वी आर गोइंग टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। एक डिफरेंस है, वो क्या है? फिल्ट्रेशन is done for the solid which is not soluble in the liquid, and crystallization is done by making the solid soluble in the liquid. Okay बच्चों? यस सर। Okay. इसके बाद मिनाल शाहिद, ये क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है कि क्रिस्टलाइजेशन is the removal of solid from solution by increasing its concentration above the saturation point in such a manner that excess solid separate out in the form of crystal। तो बेटा, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। जो लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं वो अपना नाश्ता करना बंद कर दें, क्योंकि मेरी मिसाल के बाद बहुत सारे बच्चों को वोमिट आ जाएगी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सब तक? सर आ यस रही है। सर। ओके, आ आप फिर रही है। सुने। अच्छा ईशा, बेटे तुमने मुझे घर में दावत पे बुला लिया, बिरयानी पे बुला लोगी ना? जी सर। ओके, अब आपको पता है, आपने मुझे दावत पे बुलाया और अल्लाह झूठ ना बुलाया तो मैं 3 प्लेटें तो खा ही जाऊंगा इंशाल्लाह। अब होगा क्या कि मैं आपके घर आऊंगा, पहली दफा मुझे थोड़ी सी शर्म आएगी। तो मैं आपके घर में, अच्छा, मैंने मेरा मेरा क्या है, मैं 3 प्लेटें खानी है। जब मैं जब मैं 3 खाऊंगा तो मैं फुल हो जाऊंगा, तब मैं सैचुरेट हूंगा। तो जब मेरे बेटे मैं 3 प्लेट खा लूंगा, इसका मतलब मैं फुल हूं, मैं सैचुरेट हूं। 3 के पहले मैं कभी भी सैचुरेट नहीं हूं। मैं तुम्हें जितना मर्जी कहूं बेटे मेरा पेट भर गया, तो समझ लेना सर झूठ बोल रहे हैं। अब मैंने खानी थी 3 प्लेटें। मैं आपके घर आया, चूंकि मैं पहली दफा आया, मुझे शर्म आ रही थी, तो मैंने सिर्फ 1 प्लेट खाई। क्या मैं सैचुरेट हो गया हूँ? नो सर। जी, मैं अभी भी अनसैचुरेट हूँ। फिर आपने मुझे कहा सर जी अपना घर ही समझो, खाओ। और मुझे थोड़ा सा ना हौसला मिला, मैंने 1 प्लेट और खा ली। क्या अभी भी मैं सैचुरेट हुआ हूँ? नो। मैंने तो तब बोला ना जब मेरे अंदर 3 प्लेटें जाएंगी, जिसमें कुछ 2 किलो चावल हो, साथ में कुछ पावा 5-6 लेग पीस हो। अच्छा, अब मैंने फिर शर्मिंदगी के मारे कहा, मैं कहा बेटे मेरा पेट भर गया है। फिर आपके घर वाले आए, उन्होंने कहा सर जी बच्ची आपकी कहती रहती थी हर वक्त के साथ बिरयानी बिरयानी करते हैं, खाई तो आपसे गई नहीं। लो जी, अब मैं और छोड़ा हुआ और मैंने 1 प्लेट और रगड़ दी। अब मैंने कितनी खा ली? 3 प्लेट है। अब मेरा बेटा, अब मैं सैचुरेट। अब मैं क्या हूं? सैचुरेट। सैचुरेट। ओके। इसके बाद आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा और गुस्सा दिला। आपने कहा सर जी अगर आपने बिरयानी नहीं खानी थी तो किसने खानी थी? पतीला भर के पकाइए, हम बाहर फेंक देंगे। तो आपको आज खानी पड़ेगी। आप लोगों ने गन पॉइंट पे मुझसे 1 प्लेट और दिलवा ली। अब मैंने कितनी खा ली? 4 प्लेट है। 4 प्लेटें। अब मेरा बेटा मैं सैचुरेट नहीं, अब मैं सुपर सैचुरेट हो गया हूँ। ठीक है ना? अब पता मेरी, अब मेरी फीलिंग पता क्या होगी? अब मेरी फीलिंग होगी, या अल्लाह नान काट लाए या जान काट लाए, सारी बातें इतना खा रही, अब पेट दर्द हो रहा है। तो बेटा मेरी बॉडी की कैपेसिटी थी कि मैंने 3 प्लेटें खानी थी, लेकिन मैंने खा ली है 4। तो ये, अब आपको इस डेफिनेशन समझ आ गई है कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इंक्रीज द कंसंट्रेशन अबव सैचुरेशन। कि मेरी सैचुरेशन थी 3 प्लेटों की, और मैंने बढ़ा के कितनी कर ली है? 4। 4। अच्छा, 3 प्लेटें तो मेरी बॉडी का हिस्सा है, वो जो चौथी प्लेट है बेटा उसमें मेरा कोई हक नहीं। बेटा पीछे आवाजें ना तैयबा मीन, ना बहन भाइयों से लड़ो। तो मेरा बेटा ये जो 3 प्लेटें मैंने खानी थी ये तो मेरी बॉडी का हिस्सा थी, चौथी प्लेट मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं, इसको बिल्कुल कोई हक नहीं मेरे जिस्म के अंदर है। थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा, और जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा मुझे वोमिट आएगी, जिसको उर्दू में बोलते हैं कै आएगी, जिसे पंजाबी में बोलते हैं मुझे उल्टी आएगी, और वो चौथी प्लेट बाहर आ जाएगी। ये बात को आप मानते हैं ना? ओके। जी।
अब देखें इसी तरीके से इसी चीज को यहाँ पे जोड़ें जरा, तो जोड़े जरा। मेरा बेटा ये मेरे पास एक गिलास है, समझ लें कि ये गिलास है, चिब्बा हो गया। ओके, इस गिलास के अंदर मेरे पास है वाटर, मेरे पास है पानी। ये वही पानी है जिससे गुज्जर ब्रदर्स को डर लगता है नहाने में। तो बेटा ये पानी है मेरे पास, ये गिलास है, एक गिलास पानी। और इस एक गिलास पानी में फर्ज करे मेरे बेटा, दो जो चमचियां है ना, 2 चम्मच, 2 स्पून इसमें सोलबल होते हैं चीनी के, शुगर के। फर्ज कर में एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी हाल हो, या फर्ज कर लें ऐसा होता है। तो मेरे बच्चों आपने उठा के 1 चम्मच डाली चीनी अंदर, आपने सोल्यूशन बनाया अनसैचुरेट। मेरे बच्चों आपने उठा के दूसरी भी डाल दी, अभी होगी 2। अब आपने इसको बना लिया सैचुरेट। अब जब आप तीसरी डालेंगे ना, तो बेटा तीसरी चम्मच पानी में हल नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे पानी को गर्म, जैसे आपने मुझे गन पॉइंट पे शोखा करके बजनी एक और खिला दी, ऐसे आपने गर्म करना है। तो जो तीसरी चम्मच जो पानी में हल नहीं हो रही बेटा, वो भी पानी में हल हो जाएगी। अब टोटल कितनी चम्मच होगी, 3। तो बेटा वो जो तीसरी चम्मच मैंने चीनी की डाली है ना, जो 3rd स्पून ऑफ शुगर को मैंने सोलबल किया है बेटा, वो मैंने जबरदस्ती किया है, वो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं, उसको मैंने ही गर्म करके किया है। तो गर्म करके मैंने उसको हल कर दिया है। जब मैं ठंडा करूंगा तो वो बाहर आ जाएगी। तो सिर्फ वो तीसरी चम्मच बाहर आएगी, वो जो पहली और 2 चम्मच जो हल हो चुकी है बेटा, उन्हें कभी भी बाहर नहीं आना। वो सोल्यूशन के अंदर सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है ना, वो चीजें हल हो चुकी हैं। तो जो तीसरी चम्मच हल नहीं थी हो रही, जिसको मैंने गर्म करके हल किया है, वही तीसरी चम्मच ठंडा करने पे बाहर आ जाएगी। तो ये जो तीसरी चम्मच बाहर आएगी, इसको बोलेंगे क्रिस्टल। यानी आसान लफ्जों में आप बोले कि सोल्यूशन जो वोमिट करेगा उसको क्रिस्टल कहते हैं। और बेटा मैंने 2 साल पहले क्लास पढ़ा रहा था, मैंने क्रिस्टलाइजेशन की तारीफ पूछ ली, तो बेटा बच्ची ने यही लिख दिया कि सर जी वो जो क्रिस्टल वोमिट करता है उसे, जो जो सोल्यूशन वोमिट करता है उसे क्रिस्टल कहते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, खुदा का वास्ता ऐसी कोई जो ना चीज पेपर में ना लिख देना। तो सोल्यूशन वो जो तीसरी चम्मच बाहर मारेगा ना, जिसको उसने गर्म करने पे हल किया है, ठंडा करने पे उसने उसको बाहर निकाल दिया, उस चम्मच को जो बाहर आई उसको क्रिस्टल बोलेंगे। अब आपको क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है कि नहीं? आ गई है सर। जी, सारे बच्चे जो क्लास में, कोई भी बच्चा जो खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछना चाहता है बेटा, उसे इजाजत है। किसी का कोई सवाल है कि आगे चलूं? सर ये जो लास्ट पे इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स लिखा है, इसका क्या मतलब है? बेटा ये तो मैंने आपको, जो तीसरी चम्मच बाहर आनी है ना साफ होके, वो उस तीसरी चम्मच की एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होनी है। आपने पढ़ा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड। तो जो 3rd स्पून बाहर आएगी ना, वो जो एक्स्ट्रा सॉलिड है जो आपने गर्म करके हल करवाया था, ठंडा करके बाहर आएगा, वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में आएगा। उसकी लेंथ भी होगी, विड्थ की भी होगी, उसकी हाइट भी होगी। वो अमार्फस नहीं होगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की वजह से यहाँ पे वर्ड क्रिस्टल लिखा होगा। इज इट क्लियर? सर अच्छी समझ नहीं यस आई। बेटा उमामा किस बात की समझ नहीं आई? सर जो आपने एग्जाम्पल की समझ आ गई, लेकिन वो कैसे से रिलेट कर रही है नहीं समझ आ बेटा वो रहा। आगे जाके वही तो पढ़ाना है यार, आप लोग इतने बेसब्रे ना हुआ करें। अभी मैंने जो चीज मैं कहा, जब मैं पढ़ाऊं जो चीज में मैं फोकस करूं उसको देखें। फोकस मैंने किस बात पे किया है कि मैंने डेफिनेशन समझाई है कि गर्म करने पे चीज ने हल होना है, ठंडा करने पे एक्स्ट्रा चीज ने बाहर आना है। ये बात समझ आ गई है? जी सर, इसकी तो समझ आ गई, हाँ। लेकिन जो वो डेफिनेशन जो याद कर, तो वो क्या जो डेफिनेशन में क्या। बेटा डेफिनेशन आप खुद से बना ले, मैं भी बना अभी डेफिनेशन बनाता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which extra amount of solid is made soluble by increasing its concentration above saturation level, such that when the solution is cooled down, the extra amount separates out and come out in the form of crystalline solid. Those crystalline solid particles are called crystals. Is it clear? यस सर। यानी आप अपनी डेफिनेशन में बताएं कि जब आप गर्म करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट हल हो जाएगी, ठंडा करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर आएगी, वो जो बाहर आ जाएगी वो क्रिस्टल होगी। अब जेन में आता है ये कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारा कुछ अभी आगे पढ़ेंगे। ओके। जी ओके सर।
तो बेटा यहाँ से ये आपके पास पहला सवाल आपका बन गया, मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर दूं कि क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पेपर में आ जाए तो मेरे बच्चों ये लिख देना। ये मैं आपकी बुक जो है ना, आपकी बुक, आपने अपनी बुक से टॉपिक को तैयार करना है। मैं इसके ना नोट्स आपको शेयर कर दूंगा अगर किसी ने बनाए हैं, वरना आपने इस टॉपिक को बुक से करें। मैं आपको बुक, आप अपनी बुक सामने रख के निशान लगाते थे। ये सारा कुछ बुक वाला पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आगे प्रिपरेशन ऑफ अ, यहाँ पे ना द प्रिपरेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। यहाँ पे मेरा बेटा एक सवाल बनाए, व्हाई डू वी नीड क्रिस्टलाइजेशन, व्हाई डू वी नीड क्रिस्टलाइजेशन, हमें क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बेटा इसका जवाब यहां से शुरू करना है आपने। ये मैं शुरू करता हूं, ये देखिए, तो यहां से आपने शुरू करना है। द प्रिपरेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूजुअली अफोर्ड्स अ क्रूड प्रोडक्ट। जब आप लेबोरेटरी में कंपाउंड को तैयार करते हैं, इंडस्ट्री में कंपाउंड्स को तैयार करते हैं, तो बेटा वो क्रूड होता है। क्रूड का मतलब क्या है, उनमें इम्प्योरिटीज होती हैं, उन सोल्यूशन में इम्प्योरिटी आ जाती है। फर्ज कर लें आप लोगों ने चीनी तैयार की, शुगर तैयार की, और थोड़ी सी रेत उड़ती उड़ती चीनी में गिर गई, तो चीनी तो ना खालस होगी ना, इम्प्योर होगी ना। वो रेत तो उसके अंदर आपने ना डाल के चाय में पकानी। तो अब जरूरत किस बात की है कि चीनी ना फेंकें, क्योंकि आप अच्छे केमिस्ट हैं, आप रेत को चीनी से लगा करते हैं। समझ आ गई बात की। यस सर। बेटा जिनके पीछे आवाजें आ रही है काइंडली वो चाहे म्यूट कर ले माइक। तो ईशा बेटे यहाँ पे क्या है कि आपने लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में किसी कंपाउंड को बनाना है, उस कंपाउंड में कोई ना कोई इम्प्योरिटी होगी, तो देयर इज नीड टू प्योरीफाई इट बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ सूटेबल सॉल्वेंट। इस वजह से हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ताकि हम उस प्रोडक्ट को, उसमें पाए जाने वाली इम्प्योरिटी से मुक्ति दिलवा दें, शांति दिलवा दें, पाक कर लें, उसको पवित्र बना लें, पकीजा बना लें, ताकि मेरा कंपाउंड खालिस हो, उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी जो है वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो। तो ये आपके पास सवाल आ जाए कि बेटा क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं, तब मेरे बच्चों ने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ सॉल्वेंट तक खत्म करना है। 1.5 लाइन अपनी बैटिंग में लिख लें कि व्हेन एवर वी प्रिपेयर अ कंपाउंड it gets crude, it may have impurity. So these impurities are removed by a process crystallization. That is why we need crystallization. हाँ बेटे क्लियर है। यस सर। उसके सर बाद आपने क्वेश्चन क्या बोला था? why we need crystallization, हमें क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद बेटे आगे चलते हैं जी। अगला सवाल आपको मैं लिखवाता हूँ, अपनी बुक पर सवाल बनाते जाएं। आपने, क्योंकि आप किप्स के स्टूडेंट हैं, आपको जो किप्स के गरम मसाले हमने लगवाए हुए हैं, वो जो किताबें आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो यहां से देखें, ये जिसको मैं यहां से लेकर यहां से आगे देखें, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फैक्ट that the solute should be soluble in suitable solvent at high temperature and the excess amount of solute is thrown out when it is cooled। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन का ये सवाल बनता है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मेरे बच्चों आपने क्या लिखना है कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है कि सल्यूट को सॉल्वेंट में हल करें, जो कि गर्म करने पे ज्यादा हल होगा और ठंडा करने पे सल्यूट क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। ये बात याद रहेगी, अपनी वर्डिंग में लिख लें। The basic principle of crystallization is the basic principle of crystallization lie in the fact that when solute is soluble in a suitable solvent at high temperature, then the excess amount comes out in the form of crystal when it is cooled. Okay? बेटे यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है। जी सर। जी सर। अब क्रिस्टलाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं जिनमें वो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़े गौर से सुनना, आज हमने पहला स्टेप पढ़ना है, सिर्फ ज्यादा तंग नहीं करूंगा मैं आपको। तो बेटा ये क्रिस्टलाइजेशन का पहला स्टेप है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। आपने अभी हमने यही बात तय की है ना कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम लोगों ने सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डालना है। बेटा यही डन किया है ना आपस में कि एक सॉल्वेंट पकड़ना है, यस। उस सॉल्वेंट में डालना है सल्यूट। तो बेटा उस सॉल्वेंट को जिसके अंदर सल्यूट डालना है, उस सॉल्वेंट की कुछ खूबियां भी तो होनी चाहिए ना। ऐसी तो नहीं ना मुंह उठा के जिसको मर्जी बुला ले। ठीक है, तो इस वजह से चॉइस ऑफ सॉल्वेंट को जब आप लोगों ने करना है, तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कैसे चूज करना है,
तो यहाँ पे लिखा है द सॉल्वेंट इज चूजन ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटा सॉल्वेंट को हिट एंड ट्रायल मेथड की बेस पे चूज किया जाता है। अब आपको मैं बता दूं हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। तो मेरा बेटा जिसे बोलते हैं ना कि आप लोगों ने किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आप एक तजर्बा करके देखना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ ये बेटा शुगर के क्रिस्टल्स को प्योरीफाई करें, तो मेरा बेटा आप उसको पहले पानी में सॉल्युबल करके देखें, फिर एसीटोन में, फिर ईथर में, फिर अल्कोहल में। आप उसको कुछ 4-5 किस्म के सॉल्वेंट्स के यूज करके साफ करें। जिस सॉल्वेंट में रिजल्ट सबसे अच्छा आता है आपने उसको पकड़ के बाकी सारा काम कर लेना है। बात समझ आ गई है कि नहीं? यस सर। यानी हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि एवी डायरेक्ट नतीजा ना निकाले। मैं आपको किलो चीनी देता हूँ साफ करने के लिए, पहले आप 1 चम्मच चीनी को साफ करें पानी के जरिए, फिर 1 चम्मच चीनी को साफ करें एसीटोन के जरिए, फिर 1 चम्मच चीनी को साफ करें अल्कोहल के जरिए। आपको लगता है कि अल्कोहल ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है तो सारी चीनी को अल्कोहल के जरिए करें, बाकी सॉल्वेंट्स को छोड़ दें। तो लिखा हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब इट इज नेसेसरी टू ट्राई अ नंबर ऑफ सॉल्वेंट बिफोर अराइविंग एट कंक्लूजन। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आपने कई सॉल्वेंट्स यूज करने हैं। अब बेटा यहाँ पे पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये लिख लें, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि किसी आइडियल सॉल्वेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो बेटा ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, ये मैटर का पेपर नहीं कि जिसमें आपने अपनी मर्जी की 2 लिखनी है। तो जब भी किसी चीज के यूज या प्रॉपर्टी पूछेंगे तो बेटा आपने कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन में 4 लिखनी होगी। तो नीचे 6 प्रॉपर्टीज है, अपने पेपर में 6 ऐसे नहीं लिखे, इनकी हेडिंग बनानी है। तो जो हेडिंग बनती होगी ना उसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगा। जोहरा अदील ये टिक ना मारो बच्चे। अब देखो समझो है जी व्हाइट बोर्ड की तरफ। यस। ये व्हाइट बोर्ड यानी स्क्रीन की शेयर कैसे देखें। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी के ऊपर हेडिंग बना लें सोलबिलिटी। क्या हेडिंग बना लें जी? सोलबिलिटी। SOLUBILITY। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसकी हेडिंग क्या बनेगी? सोलबिलिटी। ओके ये है जी इट शुड डिसॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा सॉल्वेंट को चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे यानी गर्म करने से पहले वो कम से कम सल्यूट हल करे, और जब मैं उसको गर्म करूँ तो वो सल्यूट ज्यादा से ज्यादा हल करे। इसके पीछे ना कंसेप्ट है, कंसेप्ट बड़ा मजे का सुनना। बेटा मैंने आपको बताया है कि जब मैं कुछ सल्यूट को सॉल्वेंट में डालूंगा और वो जितना सल्यूट सॉल्वेंट में अपने आप हल हो रहा है गर्म किए बगैर, बेटा मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि उनमें सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मजबूत है। तो इस वजह से सॉल्वेंट को चाहिए कि कम से कम सल्यूट अपने आप हल करे, क्योंकि जितना उसने हल कर लेना वो वापस नहीं आना, और जितना उसको गर्म करने पे हल करना पड़ता है उसी ने वापस आना है। तो सॉल्वेंट तो चाहिए कि कम से कम सल्यूट हल करे रूम टेम्परेचर पे, और जब मैं गर्म करूं तब वो उसको ज्यादा हल करना शुरू कर दे। पहला पॉइंट समझ में आ गया? जी सर। दूसरे की हेडिंग बनाए यहाँ पे नेचर। दूसरी हेडिंग क्या बनेगी जी? नेचर। तो बेटा नेचर क्या है नेचर के सॉल्वेंट की? इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सॉल्यूट। बेटा सॉल्वेंट को चाहिए कि वो सॉल्यूट के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे। सॉल्यूशन का बनना एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। तो सॉल्वेंट को चाहिए कि सॉल्यूट को सिर्फ हल करे, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके आयनिक कोवलेंट में बांड ना बनाना शुरू कर दे, नई रिश्तेदारी ना निकाले। जैसे आप लोग नहीं होते, सहेलियां क्लास में बैठी होती है और एक क्लास में लड़की आती है, वो बताती है मैं फलां की बेटी हूँ, आप अपना ताल्लुक निकालती है। फिर जब लड़की जाती है आपकी सहेली आपको बेइज्जत करती है, फिर तू वक्री इतने रिश्तेदारी बना ली है, वो तेरी मामे की कुड़ी थी। यार वो सॉल्वेंट ने सल्यूट के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी, सिर्फ उसको हल करना है। समझ आ रही है? जी। अगली सुन ले। अब जो मैं आपको तीसरा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये मैं जब भी पढ़ाता हूँ उससे पहले मैं एक शेर सुनाता हूँ, शेर कहीं लिख लीजिएगा आपके काम भी आएगा। पहले इसकी हेडिंग सुन ले। तीसरे पॉइंट की हेडिंग है इम्प्योरिटी। तीसरे पॉइंट की हेडिंग क्या है? इम्प्योरिटी। तो बेटा उर्दू अदब में ना एक शेर आपकी अक्सर जंगी तशरीह में ऐड हो जाएगा। शेर इस तरह से है, तो मैंने तुझे कहा था मुझे अपना ना बना, अब अगर अपना बनाया है तो मेरा तमाशा ना बना। तो यही शेर आप लोगों ने इस पॉइंट को समझने में लगा देना है कि बेटा सॉल्वेंट, मेरी अब बात जोर सुनना आप इधर ना, मैंने थोड़ा सा जोर लगाना है। ध्यान है मेरी तरफ बेटे के नहीं? बच्चों आवाज आ रही है? जी आ सर। रही है सर। बेटा आप बड़े गौर से, मेरी सारे लोगों ने बड़े गौर से बात सुननी है। असल बात
देखें, हमारा मकसद क्या था, बड़े गौर से बात सुनना। हमारा मकसद क्या था कि जी सर आ रही है। मेरे सल्यूट के अंदर इम्प्योरिटीज थी, ऐसा ही है। यस। मैं उन इम्प्योरिटीज को चाहता था कि वो सल्यूट की जान छोड़ दे। उन इम्प्योरिटीज को सल्यूट से निकालने के लिए मैंने क्या फैसला लिया, मैंने कहा यार मैं एक सॉल्वेंट लूंगा, उस सॉल्वेंट में डालूंगा सल्यूट, सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में हल हो जाएगा। इम्प्योरिटी सॉल्वेंट में हल नहीं होगी, मैं उसको सेपरेट कर लूंगा। बेटे बात क्लियर हो गई है कि नहीं, कि सर हो गई। solute particle will be soluble in the suitable solvent, but impurity cannot be the part of solubility of the solvent। तो पहली बात तो ये है कि मैं ऐसा सॉल्वेंट लूंगा जो मेरे सल्यूट को तो अपने अंदर हल कर लेगा, लेकिन वो सल्यूट की इम्प्योरिटी को अपने अंदर हल नहीं करेगा। यही तो मेरा मकसद है कि मैं सल्यूट को इम्प्योरिटी से आजाद करवा दूं। अच्छा, पहली शर्त है ये। अल्लाह ताला मित्रा, मैंने तुमको कहा था मुझे अपना ना बना, यानी सॉल्वेंट को कहा गया था कि तुमने सल्यूट को हल करना है, सल्यूट की इम्प्योरिटी को हल नहीं करना। तो फर्ज कर ले सॉल्वेंट ने इम्प्योरिटी भी हल कर ली है, सॉल्वेंट ने बेटे इम्प्योरिटी भी हाँ हल कर ली है। तो अब जब सॉल्वेंट सल्यूट को क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकालेगा, फिर उसको चाहिए वो इम्प्योरिटी को बाहर ना निकालेगा। अब समझ आ गई बात की, या तो सॉल्वेंट इम्प्योरिटी को हल ही ना करे, और अगर सॉल्वेंट ने इम्प्योरिटी को हल कर लिया है तो जब मैं क्रिस्टल बनाऊंगा तो सॉल्वेंट को चाहिए क्रिस्टल बाहर आने चाहिए, इम्प्योरिटी बाहर आनी नहीं चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रिपीट कर दूं? मेरे बेटे पॉइंट हो क्लियर गया। हो कि सर इम्प्योरिटी क्यों नहीं बाहर आनी चाहिए? बेटा सदके ही कौन कौन था भाई, कौन था ये खुश नसीब, कौन था जरा मुझे बताएगा? सर रुताबा एहसान। हाँ जी, रुताबा एहसान। बेटा मेरी बात सुनो, जी सर। ये हम सारी क्रिस्टलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि सल्यूट से इम्प्योरिटी पैदा हो जाए। मैं आपको चीनी दे दूं और चीनी में रेत डाल के दे दूं तो आप क्या करेंगी? आप बेटा मुझे गालियां देंगी ना, तो फिर मैं आपको कहूंगा बेटा मैं आपका टीचर हूँ, खबरदार आप तुमने जुबान से, फिर तुम चले सर मैं साफ कर लेती हूँ चीनी को। तो आप जब चीनी को साफ करेंगी तो आपकी कोशिश क्या होगी कि जब आप उसके क्रिस्टल बनाए तो चीनी को जब आप पानी में डालें तो इसका मतलब रेत पानी में हल ना हो, चीनी हल हो जाए, उसको मैं ज्यादा कर लूंगा फिल्टर करके। बात समझ आ गई? हेलो। यस सर। तो यस सर। अब यस सर आगे बात। और अगर फर्ज कर ले पानी में, पानी वैसे रेत हल नहीं करता, पानी में रेत भी हल कर ली, तो अब जब मैं क्रिस्टल बनाऊंगा चीनी बाहर आनी चाहिए, रेत बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद है मैंने सल्यूट को इम्प्योरिटी से अलग करना है। ओके बेटा समझ आ गई यस है सर कि समझ। अगला ये है, अगले के ऊपर बना ले, जी जी अगली सर। अगली हेडिंग बना लेंगे आप लोग, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्रिस्टल। तो जब मैं कूल करूँ ना, इसको चाहिए बड़े खूबसूरत से क्रिस्टल बनाए, वेल डिपोजिट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल बनाए, तो ठंडा करने पर क्रिस्टल बनने, क्रिस्टल बड़े शानदार बनाए। और पांचवी प्रॉपर्टी जो कि सबसे अहम है वो है इनएक्सपेंसिव। बेटा सॉल्वेंट बड़ा सस्ता लेना है, वो ना सॉल्यूट आपका 2 टके का हो और जो सॉल्वेंट आपने उसको लिया हुआ है साफ करने के लिए वो काफी महंगा हो। तो सॉल्वेंट इनएक्सपेंसिव हो, महंगा ना हो। और छवी प्रॉपर्टी है सेफ। बेटा ये आपने ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेना कि जिसको साथ पंगे लेते हुए और सॉल्वेंट आप पे गिर जाए और आपका मुंह जल जाए या आपके कपड़े जो है वो खराब हो जाए, दाग पड़ जाए। तो बेटा आपने याद के रखना, इट शुड बी सेफ टू यूज एंड शुड इजीली रिमूवेबल। ऐसा सॉल्वेंट ले जिसके साथ पंगा लेना आसान हो, जिसको इस्तेमाल करना आसान हो और जिसको इस्तेमाल के बाद रिमूव करना भी आसान हो। क्लियर है जी? उसके यस बाद सर। उसके बाद कुछ सॉल्वेंट्स यूज होते हैं, लिखा है वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है ना, इसमें 95% एथानॉल है, तो बाकी 5% क्या होगा? पानी होगा। याद रहेगी बात के नहीं? उसके बाद आपके पास एब्सोल्यूट एथानॉल है, डाइथाइल ईथर है, कुछ सॉल्वेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो क्रिस्टलाइजेशन में यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे एक सवाल अगला ये बनता है, ये इफ से लेकर एंड तक ये है क्रिस्टलाइजेशन में कोई तब्दीली हो सकती है। तो यहाँ पे लिखना है आपने कि अगर इस सॉल्वेंट से काम ना चले तो फिर आपने 2 या 2 से ज्यादा सॉल्वेंट लेने हैं, लेकिन उन सॉल्वेंट्स की खूबी क्या होनी चाहिए? वो सॉल्वेंट्स मिसिबल हो। बेटे बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर क्रिस्टलाइजेशन करते हुए एक सॉल्वेंट के जरिए काम ना चले तो फिर मेरे बच्चों ने 2 या 2 से ज्यादा सॉल्वेंट भी ले लेने हैं, लेकिन वो जितने सॉल्वेंट आप लेंगे ना, उन सॉल्वेंट्स की खूबी क्या होगी कि वो सॉल्वेंट्स मिसिबल होंगे। बेटा किसी के पीछे आवाजें आ रही हैं, उसको जरा म्यूट कर ले। अक्सर आपके पीछे आवाज आ रही है, बेटा म्यूट कर ले। तो बेटा जी
अगर आपने सॉल्वेंट 2 या 2 से ज्यादा लेने हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्वेंट आपस में मिक्सबल हो। उसके बाद आखिरी बात है आपके पास किस हमने, चूंकि आपने एक बात पढ़ी है कि जब हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में हल करना है तो हमने गर्म करना है। तो क्या अगर मैं पेट्रोल के अंदर किसी को साथ दूंगा, पेट्रोल को गर्म करूंगा, पेट्रोल जल जाएगा कि नहीं, आग लगा देगा ना। तो बेटा अगली कोशिश क्या है कि अगर सॉल्वेंट इनफ्लेमेबल हो, आप सॉल्वेंट ऐसा लें जिसको गर्म करने से आग लगने का खतरा हो। तो इस दौरान मेरे बच्चों ने क्या करना है, वाटर बाथ यूज करनी है। वाटर बाथ का मतलब समझ लें कि आपने सॉल्वेंट को डायरेक्ट गर्म नहीं करना, डायरेक्ट आग पर नहीं रखना, आपने गर्म पानी का बर्तन लेना है। उस गर्म पानी के बर्तन के अंदर आपने वो बर्तन डालना है जिसमें सॉल्वेंट है। तो गर्म पानी अपनी हीट किसको दे देगा, सॉल्वेंट को, यानी गर्म पानी अपनी हीट सॉल्वेंट को देगा, बजाय ये कि आप उसको डायरेक्ट गर्म करें। तो कल मेरा बच्चा यहाँ तक काम करना है। अब अनम्यूट कर ले, किसी को सवाल है तो पूछ ले, क्योंकि मीटिंग यकदम एंड हो जानी है, जल्दी से पूछ ले। सर जी नोट सेंड कर दीजिएगा इसके। ये बुक बुक से पढ़ाया है, किताब से याद कर ले, और आप वीडियो लेक्चर सुन लेना यूट्यूब से और अपनी हेडिंग्स बना लेना। सर मिजिबल का मीनिंग क्या है? जो मिक्स हो जाए, जो आपस में मिक्स होते हो, जैसे पानी के अंदर चीनी मिक्स हो जाती। सर ये सर लास्ट ये जो पैराग्राफ की अभी कोई हेडिंग है? लास्ट बेटा लास्ट पैराग्राफ में का इसका क्वेश्चन क्या है? बेटा ये मैंने बताया, यहाँ पे लिखने हैं कुछ सॉल्वेंट्स के नाम बताए। ये यहाँ पे बताया अगर एक सॉल्वेंट हो तो क्या शर्त है, तो आपने बोला आपने मिसिबल सॉल्वेंट्स लेने हैं। और आखिरी सवाल ये बनता है कि सॉल्वेंट इनफ्लेमेबल तो हो तो क्या करना है, तो बेटा फिर आपने वाटर बाथ यूज करनी है, डायरेक्ट गर्म नहीं करना। गर्म पानी के अंदर सॉल्वेंट का बर्तन डाले, गर्म पानी अपनी हीट सॉल्वेंट को देगा। तो आप पढ़ेंगे तो आप 3 सवाल बना लेंगे यहाँ से। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है आप, इंशाल्लाह बन जाएंगे आपसे।